हेलो। हेलो। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एसएमजे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अभी तक आपने एमपीपीएससी को लेकर ही ज़्यादातर चीज़ें देखी होंगी इस मंच से, लेकिन अब स्टूडेंट की प्रॉब्लम को और आसान बनाने के लिए, स्टूडेंट की जो क्वेरी हैं उनको एकदम सिंपल करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। और महिला सुपरवाइजर एग्जाम में जो 4 यूनिट हैं उसमें से जो सबसे पहली यूनिट है उसको हम यहाँ बहुत सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक के साथ में, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो उनको उनकी लैंग्वेज में चीज़ें जो हैं इजी टू एक्सेस हो जाएं, इसलिए हमने क्या किया है, ये थीम शुरू की है, या इस जो स्पेशली ये जो सेशन है इसको हमने शुरू किया है। तो इसमें हम महिला पर्यवेक्षक में जो यूनिट 1 है उसमें जितने भी एस्पेक्ट है, पोषण है, स्वास्थ्य है, वैक्सीनेशन है, उनसे रिलेटेड हम चीज़ों को देखेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बिना देरी किए हुए बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन, यही आपके यूनिट 1 का भी सबसे पहला चैप्टर है ना। और मैं हूं सौरभ नामदेव, आपका दोस्त। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। महिला पर्यवेक्षक यूनिट 1 टॉपिक 1 पोषण, यहीं से करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जो ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेशन है इस सेशन में तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले हमारी हेडिंग से कि पोषण क्या है, और ये सबसे पहला क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट इसमें एक चीज आप समझ लीजिए, जो भी आपको क्यू के सामने हेडिंग मिलेगी ये आपका सीधे सीधे क्वेश्चन है। इस लेक्चर को बनाने के पहले महिला पर्यवेक्षक का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, लगभग 10 से 20 जो पेपर थे उनको एनालिसिस किया, उनमें पोषण से रिलेटेड जितने जितने क्वेश्चन थे उन सब को यहाँ पर मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है। अब अगर मैं वो क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ाता तो वो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने क्या किया है कि जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हीं को सबको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से, पोषण है क्या, ये उन्होंने पूछा था। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको जो चीज याद रखना है कि जो पोषण है वो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। अब ये जैव रासायनिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैव का मतलब होता है सजीव, रासायनिक का मतलब है कि अंदर बहुत से केमिकल आपस में मिलते हैं,
कई बार वो बनते हैं, कई बार वो टूटते हैं। और क्रिया का मतलब होता है कि जब कोई कर्ता, कोई कर्म हो तब कहीं क्रिया होगी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो चीज याद रखना है कि पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैव रासायनिक क्रिया है या बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी सजीव होता है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, ये थाली आपको दिख रही होगी, है ना। तो सजीव जब भोजन करता है तो भोजन करता है का मतलब है रोटी खाता है, चावल खाता है, दाल खाता है। तो इस तरह से मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं कि जैसे आप सजीव हो गए, ये आप हो गए सजीव, और आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आप भोजन करते हैं। तो भोजन में क्या होता है, आपका चावल होता है, आपकी रोटी होती है, आपकी दाल होती है, आपकी सब्जी होती है ना। तो ये सारी चीजों को मैंने शॉर्ट में लिख दिया भोजन। तो आप सजीव हैं, आप क्या करते हैं, भोजन। क्यों करते हैं भोजन, भोजन करने का मेन मतलब क्या है, तो अच्छे से सुनिए। भोजन करने का मेन मकसद है कि आप अपनी बॉडी के अंदर जो है राइस को भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो हैं वो अपने बॉडी के अंदर किसको भेज रहे हैं, आप अपने बॉडी के अंदर भेज रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को। आप रोटी खाते हैं, इसका मतलब ये कि आप अपने बॉडी के अंदर किसको भेज रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को। आप दाल खाते हैं, इसका मतलब है कि आप किसको भेज रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर प्रोटीन को, है ना। दाल में निश्चित रूप में तड़का तो जरूर होगा, तो उसमें होगा घी या तेल, मतलब आप अपने बॉडी के अंदर किसको भेज रहे हैं, वसा को। तो ये चीज जो आप अपने बॉडी के अंदर भेजते हैं खाने के माध्यम से, इन्हीं को कहते हैं पोषक तत्व। इन्हीं को क्या कहते हैं, पोषक तत्व। तो जब भी आप भोजन करते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर किसको स्थान देते हैं, या अपने शरीर के अंदर किसको भेजते हैं, पोषक तत्वों को। तो किसी सजीव के द्वारा पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। मतलब जो आप खाना खाते हैं, जो आप भोजन करते हैं, उसके जरिए आप अपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भेजते हैं, प्रोटीन भेजते हैं, फैट भेजते हैं, है ना, मिनरल्स भेजते हैं, विटामिन्स भेजते हैं, फाइबर भेजते हैं। तो ये जो क्रिया होती है यही कहलाती है पोषण। याद रहेगा ये चीज। तो आपको इस डेफिनेशन में जो मेन चीज याद रखनी है स्टूडेंट, वो याद रखनी है कि सजीव जो हैं वो जब भी क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन के माध्यम से उनको क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। और पोषक तत्व फिर जो जो उनके शरीर में अनिवार्य होते हैं जिस काम के लिए, तो ये पूरी जो क्रिया है इसी को पोषण कहते हैं। तो आपको मेन चीज ध्यान रखनी है कि पोषण जो है वो कैसी प्रक्रिया में आती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया में आती है। अब चलते हैं थोड़ी से एडवांस सिस्टम की तरफ। पोषण की 5 विधियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया कि वो पोषण की 5 मेथड कौन कौन सी हैं, पोषण की 5 विधियां कौन कौन सी हैं। तो इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि पोषण की कितनी विधियां हैं, ए 1 2 3 4। तो पोषण की टोटल कितनी विधियां होती हैं, 5। कौन कौन सी वो विधियां हैं ये भी पूछते हैं। तो पोषण की 5 विधियों में पहला होता है अंतर्ग्रहण। याद करिए, जब भोजन आपके सामने आता है तो आप उसको मुंह के जरिए बॉडी के अंदर लेते हैं। तो भोजन को मुंह के द्वारा रखकर उसे चबाया जाना, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाना, इसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण, इसी को इंजेशन कहते हैं। मतलब पोषण प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाना। जैसे कि आप इस बिल्ली को देख रहे होंगे, ये बिल्ली क्या कर रही है, कटोरे में से दूध को क्या कर रही है, पी रही है, या फूड को क्या कर रही है, अपने अंदर इनटेक कर रही है। इसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण। मतलब अंतर्ग्रहण वो प्रक्रिया है जहां से पोषण की स्टार्टिंग होती है, पहला स्टेप है।
दूसरा दूसरा होता है पोषण प्रक्रिया का दूसरा चरण जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा। पाचन का मतलब होता है कि जो भोजन आप खा रहे हैं, जो फूड आप इनटेक कर रहे हैं, उसकी इस चीज के साथ में क्रिया, इसे कहते हैं पाचन। लाइफ में कभी भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डाइजेशन, तो आपको अब ये बोलना है कि फूड इनटू एंजाइम इज इक्वल्स टू डाइजेशन। डाइजेशन के बाद भोजन जब सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है, उसी को अवशोषित करने का काम करती है छोटी आंत। तो जो अवशोषण होता है, याद रखिएगा, जो अवशोषण होता है, तो अवशोषण हमेशा सरल भोज्य पदार्थों का होता है। तो सरल भोज्य पदार्थों का छोटी आंत द्वारा, और छोटी आंत में एक चीज होती है जिसको कहते हैं विलाई, है ना, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, छोटी आंत में एक स्ट्रक्चर होता है विलाई, इसके द्वारा अवशोषण। ये होता है अवशोषण। स्वांगीकरण का मतलब होता है पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाना। कैसे, मैं बताता हूं आपको, है ना। पचे हुए भोजन को शरीर कैसे उपयोग में लाएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपने स्टार्च खाया, आपने रोटी खाई या चावल खाया, वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में। अगर इस ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिल जाए, ये है पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा उपयोग में लिया जाना, इसी को कहते हैं स्वांगीकरण। आपने दाल खाई, दाल में क्या चीज होता है बेटा जी, प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर जाके किस में टूटी, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड के जरिए आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाए, आपकी वृद्धि और विकास हो जाए, इसे कहते हैं स्वांगीकरण। याद रहेगा। और जो आप वसा खाते हो, उसके जरिए भी शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो यदि आप वसा खाते हैं तो वसा किस में टूटती है, फैटी एसिड में, और आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है, और आपका मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, आपकी मसल्स अच्छी बनती हैं। मतलब पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाना, मैं यही लिख देता हूं, ये स्वांगीकरण का मतलब होता है। पचे हुए भोजन का, यहां पचे हुए भोजन का मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड है, ये तीन चीजें। तो पचे हुए भोजन का शरीर द्वारा उपयोग में लाना, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्वांगीकरण। और निष्कासन का मतलब होता है डिफेक्शन, मतलब जो भोजन पचित नहीं है, अपचित भोजन है, उसको शरीर से बाहर निकाल देना। तो ये है स्टूडेंट पाचन प्रक्रिया के 5 चरण। ये आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और कई बार तो ये सीक्वेंस से जमाने को आते हैं कि पहले होगा अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अवशोषण आएगा कि स्वांगीकरण आएगा। तो याद रखिएगा, पहले छोटी आंत अवशोषित करेगी, तब कहीं तो ग्लूकोज एनर्जी के रूप में बॉडी द्वारा यूज किया जाएगा, अमीनो एसिड जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देगा। मतलब पहले अवशोषण आएगा, फिर उसके बाद स्वांगीकरण, और सबसे लास्ट में तो डिफेक्शन आएगा। याद रहेगा ये चीज। तो ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी कि पोषण प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं, 5। कौन कौन से चरण होते हैं, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। जो मैंने समझाया वो हो जाए याद तो ठीक है, नहीं तो रहने देने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का जनक किसको कहते हैं स्टूडेंट। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पोषण चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो पोषण चैप्टर का जनक या पोषण विज्ञान का जनक या पोषण अनुसंधान का जनक किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं एंटोनी वॉन लेवोशियर को। कभी आप गूगल में इनके बारे में टाइप करके पता लगाने की कोशिश करेंगे तो इनको मृत्युदंड दे दिया गया था।
और बाद में जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी उसने इस बात की इनकी पत्नी से माफी भी मांगी कि हमने एक छोटी सी जो है मिसकंसेप्शन के जरिए या छोटी सी एक गलती के जरिए हमने आपके पति को फांसी दे दी, वो दरअसल में वो सही थे, हम गलत थे, इसकी माफी मांगी। तो यही है एंटोनी वॉन लेवोशियर। एंटोनी वॉन लेवोशियर जो हैं, इनको हम पोषण विज्ञान का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं पोषण विज्ञान का जनक? ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको सीधे सीधे वही बता रहा हूं, हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो एंटोनी वॉन लेवोशियर हैं, उन्होंने ही सबसे पहले कैलोरी मीटर का आविष्कार किया था। कैलोरी मीटर ऊष्मा मापने का एक यंत्र होता है। जैसे आपके शरीर के अंदर, जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में अगर हम बोलें तो 98.4 फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में बोलें तो 310 केल्विन होगा। तो यदि आपके अंदर टेम्परेचर है या किसी भी चीज के अंदर टेम्परेचर है तो उसके अंदर हीट मतलब ऊष्मा जरूर होगी, याद रखिएगा। तो किसी भी पदार्थ की ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए कैलोरी मीटर उपकरण का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? एंटोनी वॉन लेवोशियर ने। दूसरी चीज, आप लोगों ने अक्सर करके सुना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। असल मायने में ये चीज सबसे पहले अगर किसी ने बताई है ना, वो लेवोशियर हैं, क्योंकि लेवोशियर ने ही ऑक्सी श्वसन के महत्व को समझाया था और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को समझाया था। अब इन दो का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये चीज पहुंचती है C6H12O6, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है ये कोशिका के अंदर पहुंचेगा और याद रखिएगा इस चीज से बर्न होगा, ये चीज उसे जलाएगी ऑक्सीजन, और इसी प्रक्रिया में दो सब्सटेंस बनेंगे जिनकी बॉडी को कोई नीड नहीं होगी, बॉडी को कोई जरूरत नहीं होगी, तो ये शरीर से बाहर चले जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है, या ये ऊर्जा जो है ये हीट के फॉर्म में होती है, ऊष्मा रिलीज होगी। और जिसे आप 673 किलो कैलोरी कह रहे हैं, इसी को आप कहते हैं 38 ATP, इतनी एनर्जी बनती है। तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से आप खुद देखिए कितनी एनर्जी बनती है, 673 किलो कैलोरी, कितनी ऊर्जा बनती है। यही बात सबसे पहले लेवोशियर ने बताई थी और इसी कारण से उन्होंने ग्लूकोज को बोला था कि ग्लूकोज जो है ये कोशिकीय ईंधन है, क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है, तो इसीलिए कोशिकीय ईंधन या सेलुलर फ्यूल ग्लूकोज के लिए यूज करी वर्डिंग। ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या होती है? बर्न होती है। तो इसी वजह से एक ये चीज आप देखिए, ये वर्ड मैंने लिखा ऑक्सी श्वसन। दरअसल में ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये श्वसन प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। लेकिन श्वसन प्रक्रिया में यदि ऑक्सीजन यूज होता है तो फिर आप इसे कहते हैं कि ये श्वसन तो है, लेकिन कैसा श्वसन है? ऑक्सी श्वसन। आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनाक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, ये बहुत कम नीड होती है ना। तो ऑक्सी श्वसन कहाँ संपन्न होता है? कोशिका में। और कोशिका में कहाँ संपन्न होता है स्टूडेंट? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ये ऊर्जा बनती है, ये ऊष्मा बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल, या इसी को कहते हैं अपन कोशिका का शक्ति ग्रह। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीश्वसन। और यही ऑक्सीश्वसन के बारे में पहले किसने बताया था? तो व्यक्ति का नाम है एंटोनी वॉन लवोसियर। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, और इसी चीज को, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इसे ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय भी इसे ही कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और ब्रेकडाउन होना ऑक्सीजन के प्रभाव में और ऊर्जा देना, इसे ही कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी किसने बताया? लवोसियर ने बताया। अब याद रखेंगे, लवोसियर जो है ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा नहीं नहीं सर, लवोसियर तो रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं ना। रसायन विज्ञान के जन्मदाता का नाम है जेबर, और लवोसियर जो है वो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं। वर्तमान रसायन विज्ञान जिसको हम पढ़ रहे हैं उसके जन्मदाता हैं लवोसियर। याद रहेगा ये चीज? क्यों है? अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि लवोसियर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो लवोसियर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं स्टूडेंट। सबसे पहला, लवोसियर ने दहन के बारे में और ऑक्सीश्वसन के बारे में सबसे पहले ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस बताया था। जैसे मैं आपसे पूछूं कोई भी चीज जलती है तो कौन उसे जलाता है? तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन। तो ये चीज देखिए, अपन ने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी कि ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से जल रहा है। तो जलने में किसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है? तो आप ही बताइए कि किसी भी चीज के जलने में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और इसी प्रक्रिया को हम दहन भी कह सकते हैं। तो दहन में, ज्वलन में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। यही सबसे पहले किसने बताया? लवोसियर ने। ये भी क्वेश्चन है आपका महिला पर्यवेक्षक का। लवोसियर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, याद रखिएगा, खोज नहीं की। खोज नहीं की, सही है क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पहचाना, क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। खोज की है कि नामकरण किया है? याद रखेंगे, हाइड्रोजन की जो खोज है वो करी थी हेनरी कैवेंडिश ने। ये आया हुआ क्वेश्चन है महिला पर्यवेक्षक का। हेनरी कैवेंडिश ने क्या की है? हाइड्रोजन की खोज की है। मैं यहां लिख भी दिया, खोज की है। लेकिन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन नाम लवोसियर ने दिया। हाइड्रोजन, सॉरी, ये हाइड्रोजन की खोज की है बेटा जी। हाँ, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो हाइड्रोजन की खोज करी हेनरी कैवेंडिश ने, लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने दिया? लवोसियर। ऑक्सीजन नाम किसने दिया? लवोसियर। ये याद रखना है आपको कि लवोसियर ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नामकरण किया है, ये चीज। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामकरण करने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से एक कंपाउंड बनता है, एक यौगिक बनता है जिसे हम कहते हैं जल। ये भी उन्हीं ने बताया। फिर जब जंग लगती है तो जंग लगने पर जितना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा नमी लोहे से ऐड होती जाएगी उतना ज्यादा उसका भार बढ़ता जाता है। तो ये चीज भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है। ये भी किसने बताया था? लवोसियर ने बताया था। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कहलाते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, और इन्हीं की वजह से आप लोगों ने सुने होंगे आईसी चिप बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, है ना। तो ये सिलिकॉन जो कि न धातु है न अधातु है, बल्कि क्या है? उपधातु है। उपधातु है मतलब सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अर्धचालक की भविष्यवाणी भी इन्हीं ने करी थी। और सबसे लास्ट में पदार्थ संरक्षण का नियम इन्होंने दिया था। तो इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जो एंटोनी वॉन लवोसियर से रिलेटेड है। अब जो पोषण चैप्टर है हमारा, यदि हम सबसे शुरू में देखें, सबसे शुरू में पहुंचे कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? देखो, जब कभी भी लाइफ में आप ये वर्ड सुनो पोषण, तो पोषण का मतलब यदि आपको समझना हो तो किसी व्यक्ति का आहार करना,
मतलब किसी व्यक्ति का भोजन करना। अब इंसान भोजन कैसे करता है वो तो आप समझ रहे हो, लेकिन शेर जो है जंगल में यदि वो किसी का शिकार कर रहा है शाकाहारी जानवर का, तो वो भी दरअसल में क्या होगा, उसका आहार, और ये प्रक्रिया जो है वो पोषण कहलाएगी। तो पोषण का मतलब ये होता है कि आहार, पोषण का मतलब होता है खाना पीना। अब एक व्यक्ति है जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है हिप्पोक्रेटिस, या इन्हीं को हिप्पोक्रेट्स कहते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने 4वीं शताब्दी में एक स्टेटमेंट बोला था कि इन्होंने क्या किया था कि पोषण को इन्होंने दर्शन के रूप में मान्यता दी। अब पोषण को दर्शन के रूप में मान्यता कैसे दी, इसको थोड़ा सा आप समझ लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही पूछते हैं कि 4वीं शताब्दी में वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसने पोषण को दर्शन के रूप में मान्यता दी, तो आंसर है हिप्पोक्रेटस। ये हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था, ध्यान से सुनिए। हिप्पोक्रेटिस ने कहा था कि व्यक्ति को ऐसा भोजन करना चाहिए जो उसके शरीर के अंदर जाके रोगों का नाश करे, मतलब दवाओं जैसे गुणधर्म होने चाहिए। और वहीं हिप्पोक्रेटिस ने कहा था कि व्यक्ति को ऐसी दवाओं का सेवन करना चाहिए जो उसका भोजन हो, मतलब भोजन दवा होनी चाहिए और दवा भोजन होना चाहिए। इस तरह से एक साइंस में नई ब्रांच शुरू हुई जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के पिता हैं हिप्पोक्रेटिस, और हिप्पोक्रेटिस जो है उन्होंने ये लाइन बोली थी। यही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आहार ही दवा है और दवा ही भोजन है। ये वक्तव्य किसने दिया था सबसे पहले, तो हिप्पोक्रेटिस ने। ये हिप्पोक्रेटिस वो हैं जिन्होंने एलोपैथी मेडिसिन को, अंग्रेजी दवाइयों को प्रसारित कराया। हिप्पोक्रेटिस वो हैं जिन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति को काफी प्रसारित कराया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हिप्पोक्रेटिस वो व्यक्तित्व हैं जब कोई एमबीबीएस बनता है डॉक्टर, या जब कोई फार्मा का स्टूडेंट दवाएं गोली वाला अपना सिलेबस कंप्लीट करता है, तो इसी महान व्यक्ति की वो शपथ लेता है। क्यों? क्योंकि रासायनिक दवाओं को सबसे पहले यूज करने की जो परमिशन है या इच्छा जो है वो इन्हीं ने जाहिर की थी। और इसी तरह से जो भी चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं, एमबीबीएस और फार्मा स्टूडेंट, वो हमेशा हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं जब भी उनका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। लेकिन आपसे वो पोषण में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आहार ही दवा है, मतलब भोजन ही दवा है और दवा ही भोजन है, ये किसका व्यक्तित्व है, हिप्पोक्रेटिस का। चलते हैं आगे। अगर आपको यह पता चल गया है स्टूडेंट कि पोषण का जनक किसे कहते हैं, लेवोशियर, तो फिर भारत में पोषण अनुसंधान का जनक किसे कहते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो भारत में पोषण विज्ञान का जो जनक है वो एक व्यक्ति को कहा गया है जिनका नाम है डॉक्टर कोलुथर गोपालन, और ये उनका इमेज है। और कोलुथर गोपालन जो है, इन्होंने बहुत लंबा समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ में गुजारा है, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ में रहते हुए इन्होंने इंडिया को बहुत सारी स्वास्थ्य के ऐसे ऐसे कार्यक्रम बताए हैं, स्वास्थ्य के ऐसे ऐसे कार्यक्रम सुझाए हैं कि जिसको आज तक गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करती है। जैसे आप खुद देखिए, सबसे पहले जो कोलुथर गोपालन है, इन्होंने राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जिसको नेशनल न्यूट्रिशनल है ना ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यहाँ इन्होंने काम किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछते हैं महिला पर्यवेक्षक में कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है बेटा जी, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये जो संस्थान है ये नई दिल्ली में है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। तो इन दोनों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखो कौन ऑलरेडी रह चुका है, डॉक्टर कोलुथर गोपालन। अच्छा, कोलुथर गोपालन से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्र भारत में, मतलब आजादी के बाद, पोषण अनुसंधान की नींव किसने रखी, मतलब पोषण अनुसंधान की नींव कैसे। इन्होंने बहुत से कार्यक्रम चलवाए हैं इंदिरा गांधी जी के साथ मिलके, जिसमें से एक कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ICDS,
इसी को हिंदी में हम कहते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम। और आईसीडीएस प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी ने साल 1975 में चलवाया था। कुपोषण को खत्म करने के लिए, गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आईसीडीएस प्रोग्राम चलवाया था। तो इंदिरा गांधी जी को बोला किसने कि इस तरह का प्रोग्राम शुरू करो जिससे गर्भवती महिला और दूसरी महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके? कॉलुथर गोपालन। इन्हीं की वजह से एकीकृत बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम शुरू हुआ था, जिसको हम कहते हैं आईसीडीएस। इन्हीं की वजह से मिड डे मील प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत हुई थी 1962 में, लेकिन फिर जो नई गवर्नमेंट है उसने नए सिरे से मिड डे मील प्रोग्राम को 1995 में शुरू कराया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मिड डे मील प्रोग्राम 1962 में शुरू हुआ था कॉलुथर गोपालन की वजह से, और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सरकार ने 1995 से इसको ऑफिशियल करा लिया था। घींगा रोकथाम कार्यक्रम की शुरुआत भी कॉलुथर गोपालन ने कराई। मतलब जैसे आपने सुना होगा, यदि किसी को घींगा हो जाता है तो आयोडीन युक्त नमक उसको दिया जाता है खाने के लिए, ताकि जो थायरोक्सिन हार्मोन निकालने वाली जो ग्रंथि है ना, थायराइड, उसका साइज कम हो जाए। तो ये आयोडीन युक्त नमक की वकालत किसने करी कि दिया जाए घींगा पेशेंट को? तो ये घींगा रोकथाम कार्यक्रम के अंतर्गत ही आयोडीन नमक दिए जाने की सिफारिश करवाई थी। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हम यहां तक पहुंचे तो आयोडीन युक्त नमक में जो आयोडीन होता है उसको हम एक शैवाल से प्राप्त करते हैं। शायद आपने कभी पढ़ा होगा लेमिनेरिया शैवाल। तो लेमिनेरिया शैवाल जो होती है, इससे हम किसकी प्राप्ति करते हैं? तो लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की हम क्या करते हैं? प्राप्ति करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। चूंकि पोषण से संबंधित यदि हम चीजें पढ़ रहे हैं तो हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि पोषण दिवस कब मनाते हैं। तो यहां 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट। तो पोषण दिवस साल 1982 से इंदिरा गांधी सरकार ने मनाना शुरू किया ताकि पोषण और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों को पता चले, पोषण का इंपॉर्टेंस लोगों को पता चले, खाद्यान्न कैसा खा रहे हैं वो पता चले, कौन सी कमी है वो पता चले, कौन सी चीजें ऐड की जाएं उनके खाने में वो पता चले। तो साल 1982 से शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय पोषण दिवस की। 1 सितंबर को पोषण दिवस मनाया जाता है, लेकिन आगे चलकर इसे सप्ताह के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से शुरू होता है। 7 सितंबर जितनी आंगनबाड़ी होती हैं, जितने महिला वर्कर्स होते हैं, वो सभी इसको क्या करते हैं? गांव में एएनएम, जीएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता इसको प्रमोट करते हैं। और अब 2024 में जो राष्ट्रीय पोषण माह जो है वो हम मनाते हैं 1 से 30। तो एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, ये राष्ट्रीय पोषण माह जो है ये 2024 में मनाया गया और ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह था। और इस महीने में हम कुछ नहीं, पोषण के बारे में लोगों को चीजें बताते हैं। स्पेशली हम का मतलब है गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट वर्कर जो हैं वो पोषण के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। तो आप खुद देख लीजिए, एक डे दिख रहा होगा, एक वीक दिख रहा होगा, एक माह दिख रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ इस तरह की चीजें पढ़ लेते हैं, ये चीजें होती ही नहीं है, तो इसमें दिक्कत होती है। अब कोई अगर पूछे कि ये राष्ट्रीय पोषण दिवस, सप्ताह और माह जो है इनको आयोजित कौन कराता है, तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय पोषण दिवस का संचालन या आयोजन कौन करता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन कौन करता है, राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कौन करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ये देखरेख करता है, ये गाइडलाइन देता है, ये नीतियां निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व क्या होते हैं, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप में से बहुत से लोग बहुत आराम से मुझे ये बताएंगे कि सर यदि आपको पोषक तत्व चाहिए हैं या पोषक तत्व यदि आपको पता करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में
क्योंकि पोषक तत्वों की प्राप्ति इस चीज से होती है। और यदि आपको भोजन पता है तो भोजन में निश्चित रूप में आपको यह पता होगा कि हमारी भारतीय थाली में चावल होता है मेन इंग्रेडिएंट, रोटी होती है मेन इंग्रेडिएंट, दाल होती है मेन इंग्रेडिएंट, सब्जी होती है ना, इस तरह से। तो ये हमारे भोजन के क्या कहलाते हैं, अवयव। लेकिन यदि आपने थोड़ा बहुत और डिटेल से इनको पढ़ा होगा तो चावल और रोटी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, दाल में होती है प्रोटीन, और सब्जी जो होती है उसमें होते हैं फैट, और सब्जी में होते हैं विटामिन, और सब्जियों में होते हैं मिनरल। तो याद रखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो भोजन ग्रहण करता है तो उसके शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाता है, उसके शरीर के अंदर प्रोटीन जाता है, उसके शरीर के अंदर फैट जाता है, उसके शरीर के अंदर विटामिन और मिनरल जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं पोषक तत्व। मतलब पोषक तत्वों को भोजन से ग्रहण किया जाता है, और जिस टेक्निक के जरिए भोजन से पोषण तत्व ग्रहण किए जाते हैं इसी को पोषण कहते हैं। अब ध्यान से सुनेगा, पोषक तत्व शरीर के अंदर ग्रहण करने से फायदा क्या मिलता है मैं बता देता हूं आपको, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये चीज। आप जो हैं वो रोटी जो है वो इसी वजह से खाते हैं, चावल इसी वजह से खाते हैं ताकि आपकी बॉडी को मिला कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ही आके चल के टूटता है ग्लूकोज में, जिससे आपको मिलती है एनर्जी। ये मकसद है पोषक तत्व का। कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व का मकसद है आपको ऊर्जा देना। फैट पोषक तत्व का मकसद है, फैट जो है वो फैटी एसिड में टूटता है, और फैटी एसिड से भी आपकी बॉडी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मतलब फैट का भी मकसद है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड में टूटता है, और एमिनो एसिड की वजह से ही आपको मिलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। तो प्रोटीन पोषक तत्व का मकसद था आपको वृद्धि और विकास कराना। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए। शरीर को वृद्धि और विकास के लिए कौन सी चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए। और मेटाबॉलिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए चाहिए है विटामिन और मिनरल। ये क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। के लिए शरीर द्वारा जिन पदार्थों को ग्रहण किया जाता है उन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। अब अगर मैं आपसे एक एक पोषक तत्वों का काम पूछ लूं कि पोषक तत्वों का विभाजन जो है या पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां मैंने सीधे सीधे जो लिख दिया है, आप इसको हमेशा ध्यान रखना कि पोषक तत्व मेनली 7 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में इसी वजह से होता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, ऊर्जा ले सकें। क्योंकि हमको दैनिक क्रियाओं को करने के लिए किसकी जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। तो जब भी हम कार्य को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई कार्य तो हम करेंगे चाहे मानसिक और शारीरिक रूप से, तो यदि व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा तो उसके लिए उसको किसकी दरकार होगी, ऊर्जा की। और ऊर्जा उसे किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व से। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको किस पोषक तत्व से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, इसलिए हमारी थाली में उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा, प्रोटीन से शरीर का वृद्धि और विकास होता है, और प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं वो प्रोटीन की डाइट बड़ी हैवी लेते हैं ताकि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जल्दी हो जाए, उनके मस्कुलर ऑर्गन जल्दी डेवलप हो जाए। वसा जो है ये भी शरीर को ऊर्जा देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के बाद। जैसे आपकी थाली में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसके बाद जो चीज आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करती है वो घी और तेल। तो घी जो है ये भी वसा का एग्जाम्पल है, और तेल जो है ये भी वसा का एग्जाम्पल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट के बाद जो आपके शरीर को एनर्जी देता है वो वसा कहलाती है। अच्छा, इसके बाद उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं विटामिन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
शारीरिक प्रक्रियाओं में नियंत्रण के लिए खनिज लवण उत्तरदायी होते हैं। ये जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको उस समय समझाऊंगा कि कैल्शियम जो है वो दांतों और हड्डियों को बनाता है ना। जिंक जो है वो इंसुलिन को बनाने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे शरीर में तो नहीं होता है, लेकिन हड्डियों में लिटिल बिट अमाउंट में पाया जाता है। तो इस तरह से बहुत सी शारीरिक प्रक्रियाओं में खनिज लवण भी नियंत्रित होते हैं। और यदि आपको अपनी आंतों को साफ करना है तो आपको फाइबर या रेसे युक्त भोज्य पदार्थों को लेना ही लेना होगा, जिससे बिना पचा हुआ भोजन आपके आंत से बड़े आसानी से बाहर निकल जाए। और सबसे लास्ट में है, भोजन में जितने भी पोषक तत्व आप ग्रहण करते हैं, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, उनको अवशोषित कराने का काम कौन करता है? जल। तो ये जितने भी लाइनें लिखी हैं साथ, यही आपके महिला पर्यवेक्षक में क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों में जल का काम क्या है, पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, पोषक तत्वों में विटामिन का काम क्या है ना। तो इस तरह से चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोग पैदा हुए होंगे तो निश्चित रूप में टोटल आपकी डिपेंडेंसी किस पे रही होगी स्टूडेंट? माँ के दूध में। माँ के दूध में ऐसा क्या होता है जिस वजह से बच्चा शुरुआत में इतना होता है, लेकिन देखते 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 बड़े तेजी से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने लगता है। तो इसका मतलब है कि यदि बच्चे की हड्डियां लंबाई और चौड़ाई में बढ़ रही हैं, बच्चे की मांसपेशियां लंबाई और चौड़ाई में बढ़ रही हैं, मतलब माँ के दूध में कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराने वाली चीज है, तो याद रखिएगा माँ के दूध में एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। माँ का जो गाढ़ा दूध होता है, गहरा गाढ़ा दूध होता है, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम में हाई अमाउंट में क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये भी महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन कि माँ के दूध में गाढ़ी जो प्रोटीन होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गहरी गाढ़ी प्रोटीन जो होती है वो कोलेस्ट्रम कहलाती है। और याद रखिएगा कि जो प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी कहते हैं, कि गर्भस्थ शिशु जो है वो जैसे ही बर्थ हो गया उसके बाद वो माँ का दूध पी रहा है तो उसकी बॉडी बन रही है, साथ ही साथ में रोगों से लड़ने की क्षमता भी डेवलप हो रही है उसके अंदर, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज मौजूद हैं। एंटीबॉडीज को ही हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि माँ का दूध शिशु के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं, जिस वजह से रोगों से रक्षा हो पाती है शिशु की, है ना। और दूसरी चीज, माँ के दूध में जो गाढ़ापन होता है वो प्रोटीन की वजह से होता है, और उस प्रोटीन को कोलेस्ट्रम कहते हैं। और उसी कोलेस्ट्रम प्रोटीन की वजह से वो गहरा गाढ़ा दूध जो है वो बच्चे को जल्दी से ग्रोथ कराने में मदद करता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पोषक पदार्थों का वर्गीकरण जो है, ये कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं और कौन कौन से उसके कार्य हैं। अब एक चीज मैं आपको यही बता दूं इस बेटा कि जो पोषक पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, हालांकि आपको ऐसे क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं या जिनको हम पोषक तत्व भी कह सकते हैं, पोषक तत्व दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं दीर्घ पोषक तत्व, दीर्घ, ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पोषक तत्व, है ना, या इसे ही कहते हैं अपन वृहत पोषक तत्व। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नई चीज बता रहा हूं स्टूडेंट। पोषक तत्व को आज के समय पे सारे एसआई वाले या व्यापम वाले एग्जामिनेशन आहार कारक वर्ड बोलने लगे हैं। मतलब अब पोषक तत्व सुनने को नहीं मिलता, अब कौन सा वर्ड सुनने को मिलता? आहार कारक। तो आहार कारक हो गया दीर्घ, और दूसरा हो गया वृहत, और दूसरे हो गए सूक्ष्म। दूसरे कौन से हो गए बेटा जी? दूसरे हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व, और इसी को कहते हैं अपन सूक्ष्म आहार कारक, या इसी को लघु भी बोल सकते हैं, लघु आहार कारक। ये चीज तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज
कि पोषक तत्व को और क्या भी बोला जा रहा है, तो पोषक तत्वों को अब बोला जा रहा है आहार कारक। अच्छा, दीर्घ पोषक तत्व का मतलब है कि जो चीज हमको चाहिए ही चाहिए वो भी ज्यादा मात्रा में, मतलब यदि हम खाना खाने बैठे तो जो पोषक तत्व हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है प्रोटीन और वो है फैट। इनको कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। और यदि हम भोजन करने बैठ रहे हैं और जिनकी थोड़ी बहुत मात्रा यदि हमको मिल भी जाए तो हमारा काम हो जाएगा, जैसे विटामिन, जैसे खनिज, जैसे जल। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो विटामिन, खनिज और जल हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, या इन्हीं को कहते हैं अपन सूक्ष्म आहार कारक। लेकिन मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, MPSI ने भी और महिला पर्यवेक्षक ने ही इस नाम से क्वेश्चन पूछा था कि ये सूक्ष्म पोषक तत्व, ये इनको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, सहायक आहार कारक। सूक्ष्म का मतलब यहां सहायक है, और पोषक तत्व को मैंने बताया था कि क्या भी लिख सकते हैं, आहार कारक। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि इनमें से कौन सहायक आहार कारक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, बताइए कौन सा आंसर राइट होगा, विटामिन राइट होगा। अब सुनिए मुद्दे की चीज, यहां से महिला पर्यवेक्षक के डीप एनालिसिस क्वेश्चन शुरू होते हैं जो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि यहां तक का लेवल तो सबको बनता है बेसिक। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड सुन लीजिए। जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं इन्हीं से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, इन्हीं से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। इनसे हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो जिनसे, जैसे विटामिन जिन पदार्थों में होता है यदि आप उनको खाते हो आपको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। खनिज जिन पदार्थों में होता है यदि आप उन पदार्थों को खाते हो उनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। यह महिला पर्यवेक्षक का ही क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है, 0 किलो कैलोरी, क्योंकि पानी में एनर्जी होती नहीं है। तो यदि पानी में एनर्जी होती नहीं है तो एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, इसी वजह से पानी कैलोरी फ्री होता है। तो मैं ये लिख रहा हूं, इसको आप याद कर लीजिएगा कि पानी जो होता है ये कैलोरी फ्री होता है। कैलोरी फ्री होने का मतलब है बेटा जी कि पानी में ऊर्जा जो है वो नहीं होती है। तो जितने भी ये सहायक आहार कारक हैं इनमें इनकी ये सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें भी ऊर्जा नहीं होती है और इनमें भी ऊर्जा नहीं होती है। तो आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भोज्य पदार्थों के कौन से वर्ग से शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो भोज्य पदार्थों के इस वाले वर्ग से, दीर्घ पोषक तत्व से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलते हैं आगे। ये हो गया। अब एक ये छोटा सा चैप्टर आपके सिलेबस में दिया है, ऊर्जा। तो ऊर्जा की जो इकाई है वो तो आपको पता है स्टूडेंट कि ऊर्जा की इकाई किसे कहते हैं। तो ऊर्जा की जो इकाई है वो कहते हैं हम किसको, कैलोरी को। अच्छा, ऊर्जा जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो दरअसल में जो कैलोरी है वो कौन सी ऊर्जा की इकाई है, ऊष्मा की इकाई है। ये ध्यान रखना है आपको। मतलब कैलोरी ऊर्जा की यूनिट तो है, कौन सी ऊर्जा की यूनिट है, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। और जिसे आप ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं उसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, ऊष्मा। तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये कैलोरी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो कैलोरी शब्द एक अमेरिकी व्यक्ति है जिसका नाम है एटवाटर। इन्होंने सबसे पहले कैलोरी वर्डिंग जो है वो यूज करी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलोरी वर्ड या कैलोरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एटवाटर ने किया था। अच्छा, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं,
अब ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये ऑलरेडी हर स्टूडेंट को पता होता है कि कैलोरी का दो तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। एक MKS, दूसरा CGS। तो बड़ा मात्रक क्या है? कैलोरी। दूसरा मात्रक क्या है? जूल। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.186। इसको आपको ध्यान रखना है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एक व्यक्ति को नॉर्मल यदि काम करना है, एक मेल पर्सन है और उसको यदि काम करना है, तो उसको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए है? तो यदि एक व्यक्ति को कार्य करना है तो उसको इतनी ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए, ये आप ध्यान रखना। लेकिन यदि किसी पुरुष को कठिन परिश्रम करना है, हार्ड वर्क करना है, तो फिर उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो 3500 से 4000 किलो कैलोरी हो जाएगी। इसको ध्यान रखना आप कि नॉर्मल जो पुरुष हैं, यदि वो सामान्य कार्य कर रहा है, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, कोई ऑफिस वर्कर है, तो अगर कोई सामान्य कार्य कर रहा है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 2900 किलो कैलोरी। लेकिन यदि कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो फिर उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी स्टूडेंट? 3500 से 4000 किलो कैलोरी। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, और ये कैलोरी की डेफिनेशन है जो आपसे पूछेंगे, तो इसको मैं आगे कभी डिटेल करूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको समझना हो तो मैं आपकी सिर्फ छोटी सी हेल्प कर सकता हूं। जैसे मेरे पास में पानी है, ये पानी है मेरे पास में, इसका टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास जो पानी है बाउल में भरा है, इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं क्या करूं? पानी को गर्म करना शुरू करूं। तो जब मैं पानी को गर्म करता हूं तो कौन सी एनर्जी देते हैं? हीट एनर्जी देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो जैसे ही पानी को गर्म करने पर पानी 37 डिग्री था, अगर वो इतना हो गया 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 डिग्री पानी को इंक्रीज करने में जितनी ऊष्मा मेरे को देनी पड़ी, 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए पानी ने जितनी एनर्जी अवशोषित की, उसे ही कैलोरी कहते हैं। मतलब 37 से पानी को 38 होने में जितनी ऊष्मा, जितनी एनर्जी पानी ने अब्सॉर्ब की, वही कहलाती है 1 कैलोरी। तो अगर आप डेफिनेशन देखें, यदि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ा दिया, यहां मैंने जो पानी लिया था 37 से कितना कर दिया टेम्परेचर? 38। तो जितनी पानी ने ऊष्मा ली है, जितनी पानी ने ऊर्जा ली है, वही कहलाती है 1 कैलोरी। अब इसके बाद ये एक ऐसी चीज है जिससे 101% क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक व्यक्ति है जिसने कैलोरी के विषय में सबसे पहले बात बताई थी, एटवाटर। बाद में इनके साथ एक पर्सन ऐड होता है, ब्रायंट, और वो पूरा का पूरा एक कैलकुलेशन करके एक थीसिस दे रहे हैं कि एटवाटर ब्रायंट फैक्टर जो होता है ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। एटवाटर ब्रायंट फैक्टर इतना है, यदि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब यदि ग्लूकोज ले लिया जाए और उसको बर्न कराया जाए, उसको जलाया जाए, उसका दहन कराया जाए, उसको इग्नीट कराया जाए ऑक्सीजन से, तो इतनी एनर्जी मिलेगी। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब 1 ग्राम ग्लूकोज को यदि जलाया जाए, अच्छा जलाएंगे कहां? यहां जलाएंगे, इस उपकरण के अंदर जलाएंगे। जिस उपकरण के अंदर या जिस उपकरण के द्वारा उपयोग करके हम ऊष्मा का मान पता लगाते हैं, उसे कहते हैं कैलोरी मीटर। लेकिन केमिस्ट्री में इसे बम कैलोरी मीटर कहते हैं। तो बम कैलोरी मीटर या कैलोरी मीटर वो उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी पदार्थ में कितनी ऊष्मा छुपी हुई है, किसी पदार्थ में कितनी ऊर्जा छुपी हुई है, इसका पता हम लगाते हैं। याद रहेगा। तो कैलोरी मीटर या बम कैलोरी मीटर ऊष्मा मापने का एक यंत्र होता है, या ऊष्मा को पता लगाने का एक यंत्र होता है। जिसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? जिसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? याद करिए, लेवोशियर ने, क्योंकि कैलोरी मीटर सबसे पहले उन्हीं ने बनाया था। लेकिन
जो ये एट वाटर बंदा है जिसने कैलोरी शब्द दिया था, इसने कोई नई चीज बताई हमको। उसने क्या किया, बॉम्ब कैलोरी मीटर लिया और बॉम्ब कैलोरी मीटर में यहां पर इस जगह पर उन्होंने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रखा। फिर आपको दिख रहा होगा ये 2 स्पार्क दिख रहे होंगे, इनको बैटरी की हेल्प से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो निश्चित रूप में जो मटेरियल था वो बर्न होगा, और बर्न हुआ तो बर्न होने के बाद में जो हीट होगी वो यहां से बाहर आएगी और ये पानी को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। एक स्टीयरर है जिससे पानी को हम क्या कर देंगे, हिला देंगे, और फिर एक थर्मामीटर डालेंगे हम, और थर्मामीटर डाल के ये पानी का टेम्परेचर कितना है, तो हमको यदि पानी का टेम्परेचर पता चल गया, इसका मतलब है कि अंदर जो चीज गर्म हुई थी उसका कितना टेम्परेचर है, उसके पास कितनी ऊष्मा है, ये हमको पता चल जाता है। तो ये बहुत बात की चीजें हैं। अभी आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो जैसे मैं समझा रहा हूं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है ये एट वाटर ने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने क्या किया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया, उसको जलाया, इतनी ऊर्जा मिली उनको। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से या 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब हुआ ये कि ये जो क्वेश्चन है ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पेशली महिला पर्यवेक्षक के हर सेट में क्वेश्चन है कि कौन से भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। यही बात एट वाटर ब्रायन फैक्टर में बताई गई। मतलब जो ये आप नंबर देख रहे हैं ये फैक्टर हैं, ये डाटा हैं। तो ये डाटा सबसे पहले किसने बताया था, एट वाटर ब्रायंट साइंटिस्ट ने। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी 4.1, तो इसमें 0.1 अलग कर दो, तो सी मतलब कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4, फैट के ऑक्सीडेशन से सबसे ज्यादा, यही पूछा भी जाता है, प्रोटीन के ऑक्सीडेशन से 5 और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से 7। ये भी पूछा गया है आपके महिला पर्यवेक्षक में, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये जो फैक्टर है, ये जो गणना है, किलो कैलोरी में है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ लूं किलो जूल में, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कैलोरी जो है मतलब ऊष्मा का जो मात्रक है वो कैलोरी भी है और जूल भी है। तो कैलोरी में हमको आंसर मिल गया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि जूल में बताओ मेरे को, तो फिर आपको ये याद रखना होगा ये तीनों चीजें। अगर आपसे कोई पूछे 1 ग्राम ग्लूकोज के या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से कितने किलो जूल, तो 17 किलो जूल। मतलब फिर 4 ऑप्शन सही नहीं होगा वहां पर, क्योंकि 4 जो है वो किलो कैलोरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसके ऑक्सीडेशन से सबसे मैक्सिमम एनर्जी, तो फैट के ऑक्सीडेशन से सबसे मैक्सिमम एनर्जी। लेकिन इस बार अगर हम किलो जूल में बात करें तो किलो जूल में कितनी हो जाती है 37, जबकि अगर किलो कैलोरी में देखें तो कितनी है वो 9.3। तो आजकल ये चीज चल रही है सेकंड वाली, इसको आपको ध्यान रखना है। और एल का मतलब है अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, ये अल्कोहल जो है, ये आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो एक क्वेश्चन जरूर होगा जिसके ऑप्शन में अल्कोहल जरूर आएगा कि गर्भवती महिला की सेहत को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, अल्कोहल। अल्कोहल के सेवन से गर्भवती महिला के बच्चे है ना, और उसको उनके दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक, मतलब आप ध्यान रखिएगा अल्कोहल मतलब शराब, ये दोनों के दोनों गर्भवती महिला और उसके बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक ये चीज है श्वसन लब्धि, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। श्वसन लब्धि में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज को हमको तोड़ना होता है। तो ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं स्टूडेंट। तो हम अपने जैसे सांसों के जरिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं।
फिर जब ऑक्सीजन लेते हैं तो देखा होगा आपने, जैसे कि आप खुद देख लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज को बर्न करने वाली चीज है ऑक्सीजन। तो हमको क्या करना होगा, ऑक्सीजन लेना होगा ताकि ग्लूकोज बर्न हो, और जब ग्लूकोज बर्न होगी तो कौन सी चीज उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है। तो बस इसी चीज का रेशो जो है इसे ही कहते हैं श्वसन लब्धि। मतलब ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं यहां लिख भी देता हूं, आप लोग ने हमेशा पढ़ा है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब जरूरी है जानना आपको, वो इस चीज की वजह से कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है। और ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि जितनी CO2 निकलती है और जितनी ऑक्सीजन लगती है उसका रेशो ही दरअसल में कहलाता है श्वसन लब्धि। तो बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि श्वसन लब्धि का मतलब होता है CO2 और O2 का वॉल्यूम, बस इतना याद रखना है। तो आपसे अगर 4 ऑप्शन पूछेंगे तो इन्हीं को ऊपर नीचे कर देंगे। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना कि CO2 और ऑक्सीजन का रेशो श्वसन लब्धि कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको जरूर आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम पोषण है। तो उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो पोषण या खाद्य को समर्पित संस्थान है। हालांकि इनके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी से आपको बता देता हूं। जैसा एक ये संस्थान है खाद्य एवं कृषि संगठन। ये खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, इससे इतने सारे क्वेश्चन हैं महिला पर्यवेक्षक में कि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये इसमें तो ये सबसे ज्यादा ये पूछा गया। जैसे FAO की स्थापना कब हुई थी, हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, FAO की। लेकिन उस समय जब स्थापना हुई थी उस समय इसका हेड ऑफिस कनाडा के क्यूबेक सिटी में था। आज FAO का हेड ऑफिस कनाडा के क्यूबेक सिटी में नहीं है, बल्कि आज वो है रोम, इटली में। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबको यही याद है कि FAO का हेड ऑफिस है रोम, इटली, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि शुरुआत में कहां था हेड ऑफिस, तो कनाडा की क्यूबेक सिटी। अच्छा, 16 अक्टूबर जिस दिन FAO की स्थापना हुई थी, इसी को मनाते हैं फूड डे के रूप में, वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और विश्व खाद्य दिवस के रूप में FAO की वर्षगांठ मनाना हमने साल 1987 से शुरू किया है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछें कि विश्व खाद्य दिवस या फूड डे हमने कब से मनाना शुरू किया है, तो FAO की वर्षगांठ, लेकिन साल 1987 से। और सबसे पहला विश्व खाद्य दिवस पुरस्कार हमने दिया था किसको, MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन जिनको 2023 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है, उन्हीं को सबसे पहले क्या है दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार, जो 16 सितंबर को दिया जाता है FAO की स्थापना दिवस या वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आज के समय पे खाद्य एवं कृषि संगठन किसकी संस्था है, तो ये UNO का विशिष्ट पार्ट है, UNO की एक संस्था है। तो UNO की संस्था है, तो कब से UNO की संस्था डिक्लेयर होती है, ये क्वेश्चन आपका ऐसा था जिसने बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन से रोक दिया था, क्योंकि हर किसी को पता यही है कि 16 अक्टूबर 1945 एस्टेब्लिशमेंट डेट है FAO की। लेकिन अगर आपसे पूछें कि भाई FAO आज के समय पे किसके अंडर में फंक्शन परफॉर्म करता है, आंसर है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट कब बना है, वो डे कब है जिस दिन यूनाइटेड नेशन ने आधिकारिक पात्रता दी है FAO को, आंसर है 14 दिसंबर। और बनने के 1 साल बाद, तो बना है 45 में और UN का पार्ट बना है FAO 46 में। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आज कितने देश हैं FAO के सदस्य देश, तो 194 हैं। और काम क्या करता है FAO कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भूख होती है उसको समाप्त करने के लिए, कृषि को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराने के लिए वो कहता है इंटरनेशनल मंच पर। एक ये लास्ट चीज,
आप लोगों ने अक्सर करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जरूर सुना होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दरअसल में एक ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें उस देश को 2 वक्त का खाना वहां की सरकारें सही से मुहैया करा पा रही हैं कि नहीं करा पा रही, इसके लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है। और वो सर्वेक्षण एक एनजीओ करता है जो कि आयरिश एनजीओ है, नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मनी की संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड हंगर हेल्प। तो ये आप याद रखिएगा कि आयरिश एनजीओ नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड हंगर हेल्प ये जर्मनी की संस्था है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पिछड़ने का मतलब होता है कि उस सरकार के द्वारा वहां के लोगों को 2 वक्त का पोषण मतलब खाना सही से उपलब्ध कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है, ये चीज का पता चल जाता है। तो अब आप खुद ही देखिए, 127 देश थे जिनमें भारत की पोजीशन 105वीं है, और ये 2024 की बात है, और भारत को स्कोर कार्ड मिला है 27.3। तो कहने का मतलब हुआ ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी जो है इंडिया की रैंकिंग वो बहुत पिछड़ी हुई है। 127वें देशों में हम किस नंबर पर आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं लगभग 105। तो इस तरह के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जब हम कल मिलेंगे स्टूडेंट, तो हम शुरू करेंगे ऑफिशियल रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स को पढ़ना। यहाँ इनको पढ़ाने का मकसद यही था मेरे को कि थोड़ा सा आप जरा देख लो कि पोषण का मतलब वो ट्रेडिशनल पोषण नहीं रह गया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपने पढ़ लिया और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब पोषण का मतलब इस तरह का करंट अफेयर्स भी आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन आपको इस तरह के पता होने चाहिए। आगे चल के मैं आपको फसाएं के बारे में पढ़ाऊंगा जो कि फूड पर मिलावट का कंट्रोल रखती है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाते हैं, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। मतलब लास्ट में मैंने थोड़ी अजीब से चीजें इसलिए जोड़ी ताकि आपको पता चले कि पोषण का दायरा या पोषण का डायमेंशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तक सीमित नहीं है। आजकल ये करंट से होकर भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो जनरली स्टूडेंट करंट छोड़ देते हैं जिस वजह से उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो हम क्या करेंगे, करंट को भी साथ में लेकर चलेंगे जिस वजह से ये सारी चीजें आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट में कल से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना। और जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं शुरुआत करूंगा बैलेंस डाइट से। तो क्या होती है बैलेंस डाइट, इसमें कार्बोहाइड्रेट का रोल क्या होगा, प्रोटीन का रोल क्या होगा, फैट का रोल क्या होगा, जो आपको पता है वो मैं नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।